प्रिया एक बहुत ही सुंदर लड़की थी जो कि एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके पिता रमेश गांव में ही खेती बाड़ी का काम किया करते थे। वहीं उसकी माँ सुमन घर पर ही सिलाई का काम किया करती थी। अरे सुनती हो भाग्यवान, बैंक जा रहा हूँ, तुमने जो पैसे जमा करने हैं दे दो। जी अभी आई। ये लो पूरे 4,000 है। देखो समय कितनी तेजी से बीत गया और हमारी बेटी भी अब शादी के लायक हो गई। हाँ हाँ ठीक कह रही हो। चलो अब मैं चलता हूँ, वरना बैंक बंद हो जाएगा। रमेश और सुमन प्रिया के बचपन से ही उसकी शादी के लिए बैंक में पैसे जमा किया करते थे। वो प्रिया की शादी में कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। आखिर उनकी इकलौती औलाद जो थी। अरे वाह, कितना सुंदर है ये मेकअप का सामान। काश मैं भी इसे खरीद पाती, लेकिन इस गांव में कहाँ रखा है ये सब। प्रिया हमेशा से ही महंगी चीजों की शौकीन रही है और जो उसे वो गांव में नहीं मिल पाया उसको पाने की तमन्ना उसने अपने दिल में संभाल कर रखी थी। ऐसे ही एक दिन। अरे सुनती हो, कहाँ हो, जल्दी आओ। क्या हुआ जी, इतना क्यों शोर मचा रखा है? ये देखो, पंडित जी ने गांव के एक जमींदार लड़के का रिश्ता बताया है। अरे वाह, ये तो हमारी बिटिया के भाग्य की बात है जो जमींदार के यहाँ रिश्ता हो रहा है। देख बेटी फोटो, देख लड़का कैसा लगा। पापा मम्मी, मुझे नहीं करनी शादी। मैं अपनी पूरी जिंदगी इस गांव में नहीं बिताना चाहती। मेरी शादी किसी शहर वाले लड़के से कराना, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। प्रिया वहाँ से चली जाती है। रमेश और सुमन को भी प्रिया की बात ठीक ही लगती है, इसलिए रमेश पंडित को जाकर प्रिया के लिए किसी शहर वाले लड़के का रिश्ता ढूंढने को बोलता है। जिसके कुछ ही दिनों बाद प्रिया के लिए शहर से सुनील नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है। सुनील की माँ किरण और बहन नेहा उसके घर आते हैं, जिसके बाद रमेश बोलता है, जी आइए आइए बहन जी, आओ बेटा, कुर्सी पे बैठो, यहाँ बैठो। माफ कीजिएगा, गांव है ना, तो गांव के घर ऐसे ही होते हैं। अरे अरे भाई साहब, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? सब ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि गांव के लोगों का स्वागत दिल से होता है, जैसे कि आप कर रहे हैं। और अब तो रिश्ता जुड़ने वाला है, तो फिर आप इतना सोच विचार मत करिए, आप भी हमारे साथ बैठिए। रमेश को किरण का खुद के साथ बर्ताव देखकर बहुत अच्छा लगता है। वो उनके साथ कुर्सी पर बैठ जाता है। जिसकी कुछ ही देर बाद सुमन अपनी बेटी प्रिया को चाय नाश्ता लिए हुए लेकर आती है और सबको परोसती है। और जैसे ही वो सुनील को चाय देती है, सुनील उसे एकटक ही देखने लगता है। जिसके बाद वो अपने मन में बोलता है, अरे वाह, मेरी होने वाली पत्नी कितनी खूबसूरत है। जैसी मुझे सिंपल और सादगी वाली लड़की चाहिए थी, ये बिल्कुल वैसी ही है। इस तरह सभी लोग चाय पीते हैं। जिसके बाद किरण प्रिया से बात करते हुए उसकी पसंद, नापसंद और काम की बात करती है। जिसके बाद किरण बोलती है, भाई साहब, मुझे तो मेरी होने वाली बहू बेहद पसंद है। अब बस सुनील के जवाब का इंतजार है। अगर आपको सही लगे तो क्या सुनील और प्रिया अकेले में बात कर सकते हैं? हाँ हाँ बहन जी, आजकल लड़का लड़की एक दूसरे से बात कर ले तो ज्यादा अच्छा रहता है। किरण और प्रिया के पिता के कहने पर वो दोनों अकेले में बात करने के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ सुनील उसे बोलता है, तो प्रिया, तुम्हें क्या क्या पसंद है? जी, वो मेरा एक ही शौक है, शहर में रहने वाले लोगों की तरह बनने का, उनकी तरह महंगी शॉपिंग का, महंगे कपड़ों का, बस यही है और कुछ नहीं। वैसे आपको क्या पसंद है? जी मैं आपको क्या बताऊं, जब पहली बार मैंने आपको देखा, आप मेरी आंखों में बस गई और तब से मैं आपको बहुत पसंद करने लगा और शादी भी करना चाहता हूँ। मेरी तो हाँ है, आप बता दीजिए। जी, मेरी तरफ से भी शादी के लिए हाँ है। इस तरह प्रिया और सुनील एक दूसरे को शादी के लिए हाँ कर देते हैं। जिसके बाद उनके परिवार की रजामंदी और खुशी से ही कुछ दिनों में शादी भी हो जाती है। और प्रिया की विदाई के समय उसके पिता रमेश उससे बोलते हैं, बिटिया देख, तेरी इच्छा के अनुसार शहर में तेरी शादी करवा दी। अब बेटा तुझे कोई भी कमी क्यों ना हो, तू कभी शिकायत का मौका मत देना। ठीक है पापा। इस तरह प्रिया अपने पति और ससुराल वालों के साथ कुछ ही देर में ससुराल पहुंच जाती है और उसकी सास किरण उसका गृह प्रवेश करवाती है और उससे बोलती है, बहू कलश को पैर लगाकर अंदर आ जाओ। किरण के कहने पर प्रिया गृह प्रवेश करके घर के अंदर आती है और घूंघट से ही चारों तरफ देखते हुए अपने मन में बोलती है, अरे वाह, मेरा तो सपना ही पूरा हो गया। कहाँ मेरा गांव का घर था और कहाँ ये शहर का आलीशान बड़ा सा बंगला। मेरी तो किस्मत ही खुल गई।
प्रिया अपने मन में ये सोच रही होती है कि तभी उसकी सास किरण उसे और सुनील को आराम करने के लिए उनके कमरे में भेज देती है। कुछ ही देर बाद रात हो जाती है और सुनील अपनी वाइफ प्रिया के पास आकर उसे बोलता है, आज ना हमारी सुहागरात है और मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आया हूँ। मुझे पता है तुम्हें ना वो बहुत अच्छा लगेगा। सच में? तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए हो? दिखाओ मुझे क्या है। गिफ्ट के लिए प्रिया की बेचैनी देखकर सुनील हंसने लगता है और हंसते हुए उसे गिफ्ट हाथ में थमाते हुए बोलता है, ये तुम्हारे लिए, इसे खोल के कल देखना तुम, क्योंकि आज का तुम्हारा सारा समय मेरा है और मैं तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले मैं इस गिफ्ट को खोलकर देखूंगी, उसके बाद कुछ भी। इस तरह प्रिया गिफ्ट को खोलकर देखती है जिसमें डायमंड की एक रिंग होती है, जिसे देखकर प्रिया बहुत खुश होती है और बोलती है, थैंक यू सो मच सुनील, इतनी प्यारी सी रिंग के लिए। मुझे ये बेहद पसंद आई। प्रिया उस हीरे की रिंग को देखकर बहुत ही खुश होती है और वो 1 मिनट तक उसे बार बार देखती ही रहती है और बेचारा सुनील इंतजार करता है कि कब प्रिया उसके पास आएगी और सुनील सो जाता है। अगली सुबह सुनील की नींद खुलती है, जिसके बाद वो बोलता है, शिट, क्या सोचा था, क्या हो गया। सोचा था गिफ्ट दूंगा, खुश हो जाएगी, हक कर लेगी मुझे, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। पूरी रात काली हो गई। इस तरह सुनील उठकर फ्रेश होने के लिए चला जाता है। उसके बाद वो डाइनिंग टेबल पर आकर नाश्ते का वेट करते हुए बोलता है, माँ जल्दी से मेरा ब्रेकफास्ट लगा दो, मुझे ऑफिस जाना है। अरे नहीं सुनील बेटा, अब तेरी शादी हो गई है तो अब से खाना मैं नहीं बल्कि तेरी बीवी और मेरी बहू प्रिया ही बनाएगी। इस तरह प्रिया नाश्ता बनाकर लाती है और अपनी सास और पति और नेहा को नाश्ता परोसती है। नाश्ता करने के बाद सुनील ऑफिस चला जाता है। कुछ वक्त बीतता है और शाम हो जाती है, जिसके कुछ ही देर बाद सुनील घर पर आता है और अपने कमरे में जाता है, जहां प्रिया उसके बेहद करीब आकर बोलती है, सुनील जी, अब मुझे माफ कर दीजिए, कल वो आप मेरा वेट करते हुए सो गए थे ना। इट्स ओके प्रिया, आज की रात तो है ना हमारे पास। जी हाँ, वो तो है, लेकिन आज की रात सुंदर लगने चाहती हूँ मैं, और उसके लिए तो मेरे पास एक भी अच्छा मेकअप प्रोडक्ट नहीं है। आप मुझे शॉपिंग करवाने ले चलिए ना। हाँ, क्यों नहीं, चलो चलते हैं। इस तरह वो दोनों मार्केट में शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं, जहां प्रिया एक ब्यूटी प्रोडक्ट की शॉप पर जाकर बोलती है, जी, मुझे ना कोई महंगा और सबसे अच्छी क्वालिटी का मेकअप दिखाइए। यस श्योर मैम, ये प्रोडक्ट हमारी शॉप का सबसे यूनिक और एक्सपेंसिव मेकअप प्रोडक्ट है। ठीक है, आप इसे जल्दी से पैक कर दीजिए। प्रिया बिना रेट जाने ही वो महंगा प्रोडक्ट पैक करवा लेती है, लेकिन सुनील को टेंशन हो जाती है, जिसके बाद वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है, ये महंगी दुकान, ये महंगे प्रोडक्ट, ये महंगी चीजें, ये देख के तो ऐसा लग रहा है मेरे पैसे कम पड़ जाएंगे। इस तरह ब्यूटी प्रोडक्ट वाली उसे मेकअप की परचेज लिस्ट दे देती है, जिसे देखकर सुनील के होश उड़ जाते हैं और वो बोलता है, क्या 15,000? ये मेकअप 15,000 के हैं? उसके चौंकने पर प्रिया उसे देखते हुए बोलती है, क्या हुआ सुनील, तुम इतना चौंक क्यों गए? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैम, क्या ये पेमेंट मैं कार्ड से कर सकता हूँ? वो क्या है ना, इतने कैश लेकर आया नहीं हूँ। इस तरह सुनील कार्ड से पेमेंट करने के बाद प्रिया के साथ घर आता है। वक्त बीतता है और प्रिया हर कुछ दिन बाद सुनील से पैसे मांगती और पैसों से कभी महंगी ड्रेस तो कभी मेकअप ले आती। इस तरह सुनील के सारे पैसे खत्म हो जाते और सुनील अकेले बैठकर सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी माँ और बहन नेहा उसके पास आकर बोलते हैं, क्या हुआ सुनील बेटा, तो इतना उदास क्यों है? बहू से झगड़ा हुआ या फिर ऑफिस में कुछ? अपनी माँ और बहन के पूछने पर सुनील शादी की रात से लेकर एक एक करके सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर नेहा बोलती है, माँ, मुझे तो शादी से पहले ही भाभी की हरकतें बता रही थी और अब आप ही बताओ, अगर वो भैया को नहीं समझेंगी तो उनके आगे का जीवन एक दूसरे को समझे बिना कैसे गुजरेगा। मैं तो कहती हूँ कि अभी जाकर भाभी से बात करो। अपने बेटे के मन को देखकर और नेहा की बात सुनकर किरण प्रिया से इस बारे में बात करती है और बोलती है, बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या हुआ माँ जी? तूने मेरे बेटे से सिर्फ अपनी महंगी ख्वाहिश पूरी करने के लिए शादी की थी। तुझे पता भी है कि तेरा पति मन ही मन कितना दुखी है और कितने दर्द तकलीफ में है। नहीं माँ जी, मुझे नहीं पता था कि वो मन ही मन दुखी है। मेरा इरादा उन्हें तकलीफ देने का तो बिल्कुल भी नहीं था। शादी के बाद पति से अपनी ख्वाहिशें पूरी करना कौन सी बड़ी बात है। शादी सिर्फ महंगी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए नहीं होती है, बल्कि एक दूसरे की दिल की भाषा समझने के लिए होती है, एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए होती है। और जो चीज हम लोगों के बजट से बाहर है उसे हम हर बार नहीं ले सकते, इसीलिए अपनी आदत को थोड़ा बदल ले।
ये सब सुनकर प्रिया को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो सुनील के पास जाकर उसे बोलती है। सुनील जी, मुझे माफ कर दो, मैं कभी तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तुम मेरी खुशी के लिए मेरी हर एक महंगी चीजें खरीदते रहे। अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जो तुम्हें तकलीफ दे या जिसके कारण तुम्हें टेंशन हो। इतना बोलकर प्रिया सुनील के गले लग जाती है, जिसके बाद उन दोनों की जिंदगी की नई शुरुआत होती है और फिर वो खुशी और समझदारी के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। पलक एक ऐसी लड़की थी जिसका गुस्सा हमेशा उसकी नाक पर रहता। हर कोई उसकी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान था। वो जहाँ एक तरफ गुस्से वाली थी, वहीं दूसरी तरफ उसके ससुराल वाले एकदम शांत स्वभाव के थे, जो कभी भी कोई भी कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो जाए, वो लोग हमेशा शांत रहा करते, कभी गुस्सा नहीं करते थे। माँ जी, एक बात बताइए, जब आपको पता है कि मुझे बिन एसी के नींद नहीं आती है, तो आप मेरे रूम की एसी क्यों बंद कर देती हैं? सुबह उठते ही दिमाग खराब हो जाता है और कुछ नहीं। भाभी, आप ये 2 सींग वाली बहू कहाँ से पकड़ कर लाई? जब देखो जब आग बबूला होती रहती है, कभी शांत नहीं रहती। सिंह? कहाँ है सिंह? मेरे सर पर कोई सिंह नहीं है। क्या बोल रही हैं बुआ जी आप? लो, बस यही देखना बाकी रह गया था। ये तो सच में अपने सर पे देखने लगी। ऐसा लग रहा है कि सच में इसके सर पे सींग है। बुआ जी, अभी आपने तो कहा कि मेरे सर पर सींग है, तभी तो मैंने देखा, लेकिन मुझे तो कहीं भी सींग नहीं दिखी। पागल लड़की, तू कोई गाय या बैल थोड़ी है जो सच में सींग निकल आएगी। मैंने तो एक कहावत बोली है जो गांव में बोलते हैं, जो सींग तुझे निकली है वो दिखती नहीं है, वो सिर्फ एक ताना मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आप मुझे ताना मार रही हैं? हाँ, तभी मैंने तुझे 2 सींग वाली बहू बोला, क्योंकि तेरे सर पर दोनों तरफ गुस्से के सींग निकले हुए हैं। जिसे भी गुस्से से देख ले वो तो पक्का सींग मार के ही छोड़ेगी। बात सुनकर पलक बहुत बुरी तरह से चिढ़ जाती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अपने पति को जवाब देने जा ही रही थी कि तभी उसका पति हॉल में आ जाता है और अपनी पत्नी को गुस्से में लाल देखकर कहता है, अरे ओ, गुस्से में क्या देख रही हो? हैं? ऐसे क्यों देखे जा रही हो सबको? खा जाओगी क्या? हाँ बोलो ना, खाओगी? अरे नाश्ता बनाने का टाइम है और पता नहीं ऐसे घूरे जा रही हो सबको। हाँ क्यों नहीं, आप लोगों को मैं तो हैवान ही दिखाई देती हूँ ना, इसलिए इंसान को खा जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो गलती से मुंह से निकल गया बस। आपको तो मैं अभी बताती हूँ, जरा रुक जाइए आप बस। अरे बस करो तुम दोनों, जब देखो लड़ने के बहाने ढूंढते रहते हो। बहू के कमरे का एसी किसी ने बंद कर दिया था, तो बहू उसके लिए सब पर गुस्सा कर रही है। अरे बस बस, सब पे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। वो एसी मैंने बंद की थी। वो रात में मुझे ना कुछ तबीयत सही नहीं लगी और ठंड भी लग रही थी तो बंद कर दिया। अच्छा, तो ये हरकत तेरी है और बहू कब से हमें सुनाई जा रही है। जब तू कमरे से निकल रहा था तो एसी चला देता ना, बिना किसी बात के तमाशा हो गया सुबह सुबह। अरे माँ, पहले दिन कर रही है क्या तमाशा? अरे रोज का हो गया इसका, रोज किसी न किसी बात को, किसी न किसी चीज को लेके तमाशा करती रहती है। इसकी तो आदत हो चुकी है अब। सागर अपनी बात खत्म करके अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन पलक के गुस्से में कोई दुहार नहीं होता, बल्कि वो वक्त के साथ और ज्यादा बढ़ जाता है। उसके ससुराल वाले उसके गुस्से से बहुत ज्यादा परेशान रहा करते। वो उसे बहुत ज्यादा समझाया करते, पर उस पर किसी भी बातों का कोई असर नहीं होता। एक दिन वो अच्छे से तैयार होकर सबके साथ पार्टी में जाती है, जिसमें पलक बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। तभी एक मासूम सा बच्चा भागते हुए पलक से टकरा जाता है, जिसके हाथ में एक जूस का ग्लास था, जो पलक की साड़ी पर गिर जाता है। तभी पलक का चेहरा एक बार फिर से गुस्से में लाल हो जाता है। अबे ओ अंधे की औलाद, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? मेरी पूरी की पूरी साड़ी खराब कर दी, देखकर नहीं चल सकता अंधा कहीं का। अरे गंदी मुंह वाली आंटी, कान छोड़ दे, दर्द हो रहे। अरे मैं अपनी मम्मी को बोल दूंगा। अरे मम्मी कहाँ चली गई? अरे बेटे को मार देगी, ये कहाँ हो आप? पलक, ये क्या कर रही हो? छोड़ दो इसे। अरे अरे छोड़ो इसे, अरे दर्द हो रहा है इसे। बच्चा है यार, छोड़ दो यार। सागर सही कह रहा है, बहू छोटा सा बच्चा है वो, अगर उसकी माँ आ गई तो फिर बिना बात के तमाशा हो जाएगा। नहीं माँ जी, बिल्कुल भी नहीं। इसने मेरी पूरी साड़ी खराब कर दी। आपको पता है ये साड़ी कितनी महंगी आती है? अरे बहू, मैं तुझे दूसरी साड़ी ला दूंगी, वो भी इससे महंगी, पक्का।
आप जाने दे, तमाशा मत कर, सब हमारी तरफ घूर रहे हैं। अरे गंदे मुंह वाली आंटी, आने दो मेरी मम्मी को, तब आपको बताता हूँ आपने मेरे कान कैसे खींचे। बच्चा बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से रोने लगता है और तभी उसकी माँ वहाँ आती है और देखती है कि पलक ने उसके बच्चे का कान बेरहमी से पकड़ा हुआ था और वो पलक को जोरदार धक्का देती है। तभी वो मुंह के बल जमीन पर गिर जाती है। तूने मुझे धक्का मारा? तेरी इतनी हिम्मत? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे के कान खींचने की? ये सोच, मैंने सिर्फ तुझे धक्का मारा है, तुझ पर हाथ नहीं उठाया। इतने छोटे बच्चे के कान खींचते हुए तुझे शर्म नहीं आई? अच्छा, मैंने कान खींचे तेरे बच्चे के तो मुझे शर्म आनी चाहिए। और तेरे बच्चे ने इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी, उसका क्या? तू देगी पैसे? एक साड़ी के लिए तूने मेरे बच्चे को तकलीफ दी। ये ले अपने साड़ी के पैसे, ले लियो अपने लिए नई साड़ी, पत्थर दिल औरत कहीं की। कीर्ति पलक के गुस्से का मुंह तोड़ जवाब देकर चली जाती है और पलक को ये देखकर और ज्यादा गुस्सा आता है और वह जैसे ही कीर्ति को जवाब देने जाने लगती है तभी सागर उसे रोक लेता है और गुस्से भरी आवाज में उससे कहता है, अरे बंद कर दो तमाशा, घर चलो आप चुपचाप से। मैं यहाँ आप लोगों के साथ आया था, सोचा था इज्जत बनेगी, लेकिन नहीं, यहाँ तो मेरी इज्जत बर्बाद कर दी मेरी पत्नी ने। अब घर चलो, अब चलो ना घर, क्या मुंह देख रहे हो? अब सागर सबके साथ घर आ जाता है और पलक से कोई बात नहीं करता। तभी ये सब देखकर कल्पना पलक को ताना कसती है। भाभी, आप मानो या ना मानो, लेकिन ये 2 सींग वाली बहू आपकी पूरे मोहल्ले में एक दिन नाक कटवा के रहेगी। अपने गुस्से के चलते ये सबको अपना दुश्मन बना देगी। बात करना तो दूर, कोई आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। कल्पना, आज के लिए बहुत सुना लिया है तूने और बहुत तमाशा भी कर लिया है। अब कुछ भी मत बोलो और सभी जाओ अपने कमरे में। हाँ हाँ, जाओ, आपकी ही बहू है, आपको ही रहना है इसके साथ, मुझे थोड़ी ना रहना है, चाहे गुस्से वाली हो चाहे जैसी हो। कल्पना अपने दिल की भड़ास निकाल कर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद इस तमाशे को देखकर सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन पलक बहुत सारे पैसे एक आदमी को दे रही थी। तभी सागर वहाँ आता है और उसे देखकर आदमी वहाँ से भाग जाता है। एक बात पूछूं तुमसे, कि हमारे घर के पीछे रहने वाला लड़का जो कार ठीक करता है, ये वही है ना? हाँ, ये वही है। आपका दिमाग तो बहुत तेज है, एक बार में ही पहचान गए। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन कर क्या रहा था यहाँ पर, और तुम्हें क्या काम था इससे? अरे कोई खास काम नहीं था इसे। मैंने इसे 2 लाख रुपए दिए थे डबल करने के लिए, वो भी 2 महीने में। अरे पागल वागल हो गई हो क्या? अरे पूछ तो लेती मुझसे, इतनी बड़ी रकम उसे दे दी। अरे बीवी हो मेरी, दुश्मन थोड़ी हो, एक बार तो पूछ सकती थी। हरकतें तो आपकी दुश्मनों वाली है। और अभी आपने क्या कहा? मैं गुस्सा करती हूँ? मतलब मैं गुस्सा करती हूँ? और भी बहुत कमियां हैं मुझ में। बताइए ना, अब और कौन सी कमियां हैं मुझ में? तो तुमको क्या लगता है तुम गुस्से में ये सब बोलोगी और अपनी बात छुपा लोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुमसे नहीं डरता, मतलब डरता हूँ लेकिन थोड़ा बहुत डरता हूँ यार। मुझे तो लगता था तुम सिर्फ गुस्सा करती हो, लेकिन तुम इतनी बड़ी पागलपंती भी कर सकती हो। अरे यार सोचती तो एक बार। मैंने जो भी किया है ना, सब सही किया है। आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सही भाई कुछ नहीं किया है, जाओ वापस पैसे लेकर आओ, बैंक में जमा करवा लेंगे, आगे काम आएगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, समझे आप? ये मेरे पैसे हैं, मैं चाहे जो करूं, आपको मेरे पैसे से कोई मतलब नहीं होने चाहिए। पलक अभी भी गुस्से में अपने पति को जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। सागर को उसका बर्ताव बहुत ज्यादा अजीब लगता है। तभी एक दिन पलक जब हॉल में टीवी देख रही थी, तभी उसकी पड़ोसन कंचन रोते हुए वहाँ आती है। हाय हाय आरती बहन, मैं तो बर्बाद हो गई, वो लड़का मुझे लूट ले गया, अब क्या होगा मेरा, मैं तो मर ही जाऊंगी। ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ कंचन बहन, जो ऐसे निराशाजनक बातें कर रही हो तुम? आरती बहन, जो हमारी गली के पीछे कार रिपेयरिंग की शॉप है ना, वहाँ एक लड़का बैठता है। उसने मुझे पैसे डबल करने का बोलकर 3 लाख रुपए ले गया। आज जब मैं पैसे लेने गई तो पता चला वो शॉप बेचकर ही भाग गया। क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो ऐसे कैसे भाग सकता है? नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं भाग सकता है बहू? आजकल लोगों का क्या भरोसा होता है, पैसे के मामले में तो बिल्कुल भरोसा करने लायक नहीं है। लेकिन तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? माँ जी,
वो मैम, वो माँ ये क्या, हम भी परेशान होंगे। अरे पता है आपको, इसने उस लड़के को 2 लाख रुपए दिए थे और कहा था डबल कर दो। मैंने मना किया था लेकिन नहीं मानी। माँ आपको याद है दादाजी कहा करते थे ना, विनाशकारी विपरीत बुद्धि, वही हुआ इसके साथ। पलक अपने गुस्से के कारण अपना बहुत ज्यादा नुकसान करवा लेती है, जिसका अफसोस उसको बहुत ज्यादा होता है। जिसके बाद वो ये कोशिश करती है कि वो अब गुस्सा नहीं करेगी और अपने गुस्से पर काबू रखेगी। लतिका के पराठे पूरे दिल्ली के मशहूर पराठे थे। यहाँ पर लोग दूर दूर से पराठे खाने ही आया करते। लतिका अपने पति के साथ मिलकर अलग अलग तरह के पराठे बनाती थी, जो कि लोगों को काफी पसंद आते। हर रोज सुबह सुबह यहाँ भीड़ लग जाती। पराठों का काम काफी अच्छा चल रहा था। लतिका दुकान बंद करके घर जाती है तो देखती है वहाँ उसका पति देव था, जिसे काफी चोट आई थी। अरे आपको क्या हुआ? आपको इतनी सारी चोटें कैसे लगी? मैं मंडी से आलू लेके आ रहा था, तभी रास्ते में एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया मेरा और चोट लग गई। आपने कुछ कहा क्यों नहीं उस गाड़ी वाले को? अरे ऐसे कैसे चला रहा था वो गाड़ी? उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो सामने से पता नहीं कैसे एक गाय आ गई, जिसके कारण उसका बैलेंस बिगड़ गया और मेरे साथ यह हादसा हो गया। लेकिन वो आदमी बुरा नहीं था, वो बहुत अच्छा था। उसने मेरी मदद की, मरहम पट्टी करवाई और मुझे घर तक छोड़ के गया है। अच्छा, लेकिन आपको तो काफी ज्यादा चोट आई है और सर्दियों का मौसम भी आ रहा है, जिसमें हमारी सबसे ज्यादा बिक्री होती है। हाँ, इस बात की चिंता मुझे भी है कि अब काम कैसे चलेगा। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मैं कुछ कर पाऊंगा। लतिका, दुकान तुम्हें संभालनी पड़ेगी कुछ दिनों तक। क्या मैं दुकान संभालूं? लेकिन मैं कैसे? आपकी गैर मौजूदगी में दुकान संभालना एक बात है और आपके बिना पूरे 1 महीने तक दुकान संभालना दूसरी बात है। मैं ये कैसे कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती तुम? हाँ, अरे आज भी तो तुमने ही संभाला है ना दुकान को, और मुझे पता है कि तुम ना मुझसे भी अच्छा संभाल सकती हो दुकान को। तुम कर पाओगी, मुझे यकीन है तुम पर। तुम समझ नहीं रहे हो देव, बहुत बड़ी बात है ये जो तुम मुझे बोल रहे हो। लतिका, अगर दुकान कुछ दिनों के लिए बंद हो गई ना तो शायद आगे कभी खुल भी ना पाए, इसलिए अब तुम्हें संभालनी होगी दुकान। लतिका देव की बात मान लेती है और अब लतिका देव के बदले पराठे की दुकान संभालने लगती है। लतिका के हाथ के पराठे लोगों को पसंद आने लगे थे और हर कोई उसे पराठे वाली भाभी कहा करता। धीरे धीरे काम और भी अच्छा चल रहा था। कुछ दिनों बाद समर अपने घर से निकलता है और सीधे अपने दोस्त विशाल के घर जाता है। विशाल, आज चलना है या नहीं? अरे भाई, मैं तो तेरा कब से इंतजार कर रहा था कि तू कब आएगा और कब हम जाएंगे। आज तो भाभी के हाथ के पराठे खाने का बहुत मन कर रहा है। अरे भाई, भाभी जी के हाथ के पराठे का ना कोई जवाब नहीं है। दिल्ली में सबसे ज्यादा मुझे ना भाभी जी के हाथ के पराठे लगते हैं। अरे दिल्ली में हर जगह के पराठे खाए मैंने, लेकिन क्या बताऊं यार, भाभी जी के हाथ के जो पराठे में स्वाद है ना, वो तो कहीं नहीं मिलता मुझे। हाँ तो चलना, फिर बातें क्यों कर रहा है? चलना, चलकर कुछ खाते हैं। मैंने तो कल से कुछ नहीं खाया है। तूने बताया था कल का प्लान है भाभी के हाथों के पराठे खाने हैं, तब से कुछ नहीं खाया। भाई, मेरे मुंह की तरफ देखने से ना तू पहुंच नहीं जाएगा। चुपचाप से बाइक निकाल, चल। मैं अभी ना माँ को मस्का ला के कुछ पैसे लेकर आता हूँ। अरे जान पहचान है भाभी जी से, इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाभी जी हमें फ्री में खिलाएंगे पराठे। दोनों दोस्त बाइक से पुरानी दिल्ली के मशहूर पराठे वाली भाभी लतिका के पास पहुंच जाते हैं। क्या बात है, आज तो तुम दोनों बड़े दिनों बाद आए हो। पराठों की याद नहीं आई या भाभी जी से किसी बात पर नाराज हो? यहाँ का रास्ता भूल ही गए तुम दोनों तो। भाभी जी, ये कैसी बात कर रही हो आप? आपके पराठे जो कोई खा ले वो क्या भूल जाएगा? ऐसा कभी हुआ नहीं, ना ही ऐसा होगा। वो तो टाइम नहीं मिलता इसलिए आ नहीं पाते। अच्छा जी, तो टाइम नहीं मिलता फिर आज कैसे भूले बट के यहाँ आना हो गया? भाभी जी, आपके हाथ के पराठे खाने का मन किया तो बाइक निकाल के हम यहाँ आ गए, और आप हो कि हमें ताने दे रही हो। अरे तानों से पेट भरोगी क्या हमारा, या फिर कुछ खाने को दोगी? हाँ हाँ बिल्कुल मिलेंगे। बताओ कौन से पराठे खाने हैं? मेरे लिए तो आलू प्याज का पराठा बना दो, और हाँ, माखन भी दे देना भाभी जी। अपने पति के एक्सीडेंट के बाद से लतिका ने अच्छे से दुकान संभाल ली थी। यहाँ तक कि अब लोग लतिका के हाथ के पराठे ही ज्यादा अच्छे से खाने लगे। एक रात लतिका घर आती है और अपने पति से कहती है, अब तो हमारे पराठे का काम और भी अच्छा चल रहा है और यहाँ आपकी तबीयत भी ठीक हो रही है। अब तो आपकी चोट भी काफी हद तक ठीक हो गई है ना? हाँ, अब तो पहले से ठीक है। लग रहा है कुछ ही दिनों में मैं भी काम संभाल पाऊंगा। अच्छा है, मैं भी यही सोच रही थी
कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ और अपना काम संभालो। कुछ दिनों के बाद देव बिल्कुल ठीक हो जाता है और अब देव पराठे की दुकान को संभालने लगता है। लेकिन देव के बनाए पराठे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे और लोग देव के मुंह पर ही पराठों की बुराई कर रहे थे। तभी एक औरत आती है और देव से पराठा मांगती है। देव उसे पराठा देता है। और जैसे ही वो औरत पराठा खाती है तो उसका मुंह बन जाता है और वो बोलती है, आप लोगों का काम जरा सा भी क्या चलने लग जाए, आप लोग तो अपनी औकात दिखा देते हो ना। क्या हुआ बहन जी, आप ऐसे क्यों कह रही हो? आपको पराठे अच्छे नहीं लगे क्या? अच्छा, तुम इसे अच्छे पराठे कहते हो? अरे इससे अच्छा तो तुम अपनी दुकान बंद कर दो। वो औरत कहाँ गई जो पराठे बनाती थी पहले? उसके पराठों में कितना स्वाद था। हर कोई देव के बनाए पराठे की बस बुराई कर रहा था, कमियां निकाल रहा था। देव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उदास होकर घर आता है। अरे क्या हुआ, आप उदास क्यों लग रहे हो? किसी ने कुछ कहा क्या? कुछ हुआ क्या दुकान पर? होना क्या है, तुम इतने दिनों से दुकान संभाल रही थी जिसके कारण सबको तुम्हारे हाथ के पराठे ही पसंद आने लग गए और आज जब मैंने बना के बेचा तो लोगों से सिर्फ बुराई सुनी अपने लिए। इसका मतलब आज बिक्री नहीं हुई हमारी? जो लोग पराठे खाने आए थे ना, उन्होंने पैसे तो दे दिए लेकिन पैसों के साथ सुनाया भी बहुत और कह रहे थे कि जो पहले बनाती थी वो बहुत अच्छा बनाती थी और आप बिल्कुल अच्छा नहीं बनाते, आपको दुकान बंद कर देनी चाहिए। आप निराश मत हो, लोगों का क्या है, 4 दिन बाद तो सब भूल ही जाते हैं। आप ही पराठे बेचना, लोगों को धीरे धीरे आपके बनाए हुए पराठे पसंद आने लग जाएंगे, आप देखना। वैसे जिस बात से इतना निराश हो रहा हूँ मैं, वो तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अरे हम एक और दुकान खोल सकते हैं जहाँ मैं आलू के पराठे बेचूं और तुम इसी दुकान पे ना आलू के पराठे बेचना। क्या मतलब, हम दोनों ही पराठे बेचे? हाँ देखो, अभी हमें अपने परिवार को आगे बढ़ाने में बहुत दिक्कत होती है और अब परिवार आगे बढ़ेगा तो मुश्किलें भी आएंगी। अगर हम दोनों मिलके कमाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देव लतिका को पूरी बात समझा देता है। अब दोनों मियाँ बीवी मिलकर अलग अलग पराठे की दुकान चला रहे थे। सब अच्छे से हो रहा था। तभी कुछ लतिका की दुकान पर लोग आते हैं और लतिका से बदतमीजी करते हैं। लतिका अकेले होती है और इस बात का फायदा वही उठा रहे थे। तभी समर और विशाल वहाँ आते हैं। ए, कौन हो तुम लोग और भाभी जी को क्यों परेशान कर रहे हो? समर, पता नहीं ये कौन है, अचानक से दुकान में घुस आए और परेशान करने लग गए। इनको मैंने कई बार मना किया लेकिन ये मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं, बस अपनी मनमानी करे जा रहे हैं। अरे ओ समर भाई, तेरे क्या फूफा के बेटे हैं जो तू इतने प्यार से बातें कर रहा है? अबे इनको तो इनकी भाषा में समझ में आती है हर चीज। भाभी जी को परेशान किया तो किया कैसे इन लोगों ने, इनको तो सबक मैं सिखाऊंगा। वो दोनों मिलकर उन लड़कों को बहुत मारते हैं और दुकान से बाहर करते हैं। जिसके बाद लतिका देव को कॉल करती है और देव तुरंत अपना काम धंधा छोड़कर आता है। क्या हुआ लतिका, तुमने मुझे अचानक से यहाँ क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? देव भाई, ठीक तो यहाँ कुछ नहीं है। भाभी जी को देखकर कुछ बदमाश आ गए थे इनको परेशान करने के लिए। वो तो अच्छा हुआ सही समय पे हम आ गए, वरना कुछ ऊपर नीचे हो जाता तो दिक्कत हो जाती। हाँ भाई, आप भी यहाँ रहो और भाभी जी को भी यहाँ रहकर काम करने में आसानी होगी और किसी की हिम्मत भी नहीं होगी जो भाभी जी को परेशान कर सके। देव, ये बच्चे सही कह रहे हैं, 2 पैसे कम कमा लेंगे लेकिन सुकून से तो काम कर ही पाएंगे ना। अब देव भी लतिका के साथ दुकान में ही रहता है और दोनों एक दूसरे का हाथ बटाते हैं और काम भी आसान होता है और दोनों खुशी खुशी रहते हैं।